नमस्ते। आज हम इतिहास की गहराइयों में एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हमें भारत की उस कहानी तक ले जाएगा जिसके बारे में सच कहूँ तो बहुत कम बात होती है। ये वो दुनिया है जो द्रविड़ों और आर्यों से भी सदियों हजारों साल पहले यहाँ बसती थी। जब भी हम भारत की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो जहन में दो ही नाम आते हैं, आर्य और द्रविड़, है ना। पर क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि भाई इनसे भी पहले यहाँ कौन था? आज हम इसी बड़े गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी ये पूरी पड़ताल 5 बड़े हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत के ये पहले लोग थे कौन। फिर हम उनके सफ़र का नक्शा देखेंगे, मतलब एक तरह से उनके कदमों के निशान खोजेंगे। उसके बाद हम भाषा में छिपे सुरागों को पकड़ेंगे। फिर हमारी संस्कृति की गहरी जड़ों तक जाएंगे और आखिर में इतिहास के इस अदृश्य धागे को पकड़कर पूरी कहानी को जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये लोग थे कौन? इन लोगों को जाना जाता है ऑस्ट्रिक लोगों के नाम से। सोचिए, ये वो लोग थे जो हजारों हजारों साल पहले साउथ ईस्ट एशिया से एक लंबा सफर तय करके भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे और यहीं बस गए। और सिर्फ बसे ही नहीं, इन्होंने ही यहाँ की सबसे पहली, सबसे बुनियादी सभ्यताओं में से एक की नींव रखी। तो सवाल ये है कि ये लोग आए कहाँ से थे और पूरे भारत में फैले कैसे? आइए जरा उनके नक्शे को देखते हैं और उनके प्राचीन रास्तों पर चलते हैं। जरा सोचिए, ये सफ़र आज से हजारों साल पहले शुरू हुआ था। कहाँ से? दक्षिण पूर्व एशिया के उन इलाकों से जिन्हें हम आज इंडो चीन और मलाया के नाम से जानते हैं। ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा, एक महाकाव्य जैसा प्रवास था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। और ये देखिए, ये नक्शा किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि कैसे इन पुराने लोगों ने जमीन के रास्ते और शायद कुछ समुद्री रास्तों से भी इतना लंबा सफर तय किया और इस विशाल भारतीय उपमहाद्वीप में आकर कहाँ-कहाँ अपनी बस्तियां बसाईं। जैसा कि नक्शे में दिख भी रहा है, इनका असर सिर्फ किसी एक कोने तक नहीं था। नहीं, ये तो पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए। पूरब में खासी जनजातियों के रूप में, मध्य भारत में मुंडा कबीलों के रूप में, यहाँ तक कि गंगा के विशाल मैदानों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक भी इनकी पहुंच थी। लेकिन एक मिनट, मन में ये सवाल तो आएगा ही कि हजारों साल पुरानी इस कहानी के सबूत क्या है हमारे पास? तो सुनिए, सबसे बड़ा और सबसे पक्का सबूत कहीं और नहीं बल्कि हमारी जुबान पर है, हमारी भाषा में, उन शब्दों में जिन्हें हम आज भी हर रोज इस्तेमाल करते हैं। इन्हें इतिहासकार कहते हैं लिंग्विस्टिक फॉसिल्स, यानी भाषाई जीवाश्म। अब देखिए, जैसे फॉसिल्स या जीवाश्म हमें लाखों करोड़ों साल पुराने जानवरों के बारे में बताते हैं, ठीक वैसे ही ये शब्द हमें हमारी प्राचीन भाषाओं और संस्कृतियों से जोड़ते हैं। और यही शब्द इस बात का पुख्ता सबूत है कि हमारी आज की कई भाषाएं एक बहुत पुराने ऑस्ट्रिक सोर्स से जुड़ी हुई हैं। चलिए इसका एक बहुत मजेदार उदाहरण देखते हैं। एक बहुत ही बेसिक चीज से शुरू करते हैं, गिनती। क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भारत में लोग गिनती कैसे करते थे? ये बहुत ही कमाल की बात है। देखिए, आज हम 1 2 3 10 के आधार पर गिनते हैं, है ना? पर ऑस्ट्रिक लोग 20 को अपना बेस मानते थे। उनके पास एक शब्द था, कोड़ी या कोरी, जिसका मतलब था 20 का एक सेट। और कमाल की बात यह है कि यही कोड़ी शब्द आगे चलकर संस्कृत में कोटि बन गया, जिसका मतलब होता है 1 करोड़। सोचिए, गिनती का वो प्राचीन तरीका आज भी हमारी भाषा में कैसे जिंदा है। और ये सबूत सिर्फ गिनती तक ही नहीं रुकते, ये खेती बाड़ी तक फैले हुए हैं। कपास, केला, पान, ये वो चीजें हैं जिनके लिए हम आज जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उनकी जड़ें सीधे सीधे ऑस्ट्रिक भाषा से निकली हैं। इससे एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि ये लोग सिर्फ यहाँ आके बसे नहीं, बल्कि हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने इन चीजों की खेती यहाँ सबसे पहले शुरू की हो। तो भाषा की बात तो हो गई, पर इनकी विरासत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। इनकी छाप हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं के ताने बाने में आज भी साफ दिखती है। एक उदाहरण लेते हैं, शादियों में सिंदूर लगाने की रस्म। हमें लगता है ये हमेशा से रही होगी, पर ये कोई नई प्रथा नहीं है। ये एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत है जो हमें सीधे इन्हीं पहले निवासियों से मिली है और आज भी उतनी ही अहमियत रखती है। या फिर पान खाने का रिवाज, ये भी कोई आज की बात नहीं है। ये भी उसी ऑस्ट्रिक दौर का एक जीता जागता सबूत है जो आज भी हमारी सामाजिक जिंदगी का हिस्सा है। और ये जानकर तो शायद और भी हैरानी होगी कि साड़ी जैसा हमारा इतना खूबसूरत और पारंपरिक परिधान, उसकी जड़ें भी इन्हीं प्राचीन लोगों की परंपराओं से जुड़ी हुई हैं।
ये उनकी एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमारे साथ है। तो हमने भाषा के सबूत देखे, गिनती का तरीका देखा और संस्कृति से जुड़ी परंपराएं भी देखीं। तो ये सारे सबूत मिलकर हमें क्या कहानी सुनाते हैं? चलिए अब इन सभी धागों को जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये प्राचीन ऑस्ट्रिक संस्कृति कभी खत्म हुई ही नहीं। ये तो भारतीय सभ्यता की वो बुनियाद है, वो नींव है, जो भले ही आज दिखती न हो, पर इसी के ऊपर बाद में द्रविड़ और आर्य जैसी बड़ी बड़ी संस्कृतियों की शानदार इमारतें खड़ी हुई। और ये बात जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। ये हमें बताता है कि भारतीय संस्कृति कोई एक धारा से नहीं बनी है, ये तो कई धाराओं का एक संगम है, एक खूबसूरत नदी की तरह, जिसमें ऑस्ट्रिक धारा सबसे पुरानी और शायद सबसे गहरी है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा कर जाता है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साधारण से लगने वाले शब्दों और रीति रिवाजों में और न जाने कितना गुमनाम इतिहास छिपा हुआ है, जो बस इस इंतज़ार में है कि कोई उसे खोज निकाले।